तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कि जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। जर्मनी की एकीकरण जो है यह पूरे बिस्मार्क पे आधारित है। किस पे आधारित है? इस जर्मनी का एकीकरण जो है पूरे जो इसका धुरी जो नाच रहा है यह बिस्मार्क के ऊपर नाच रहा है। तो कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण, तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। यानी कि जर्मनी का एकीकरण जो है वह उसके चारों तरफ कौन है? बिस्मार्क है। वह वहाँ का प्रमुख राष्ट्रवादी नेता था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में चाहता था। क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मार्क जो है किसके नेतृत्व में? तो पर्सा के नेतृत्व में जो है बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण चाहता था। पर बिस्मार्क चाहता था कि जर्मनी का जो एकीकरण हो वह पर्सा के साथ हो। किसके साथ हो? पर्सा के नेतृत्व में हो। उसके बाद है कि जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन को कहा जाता है। यानी कि जर्मनी में जो है ना वो संदेशवाहक जो है राष्ट्रवाद का संदेशवाहक, यानी कि राष्ट्रवाद को फैलाने वाला किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। तो जर्मनी में राष्ट्रवाद का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को यानी नेपोलियन को कहा जाता है। और जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता किसे कहा जाता है? जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक लिस्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को जो है ना उसको राष्ट्रवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता कहा जाता है। उसके बाद है कि जर्मनी के राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता है। किसको? जर्मनी के राष्ट्रीय सभा, वहां की राष्ट्रीय सभा जो थी ना उसे डाइट के नाम से पुकारा जाता था या जाना जाता था। लोग वहां पे राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जानते थे। किसके नाम से? डाइट के नाम से जाना जाता था। डाइट के नाम से। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता फ्रेडरिक लिस्ट को, इसको भी अंडरलाइन कर लेना है कि जर्मनी के राष्ट्रवाद के पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। और जर्मनी के राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता था? तो डाइट कहा जाता था। अब आया ये फ्रैंकफर्ट संविधान सभा, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा जो है यह इंपॉर्टेंट है। का गठन जो है 18 मई मतलब मई 1848 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो पूछता है कि फ्रैंकफर्ट संविधान का जो है का गठन जो है कब किया गया? तो ये 1848 ईस्वी में जो है फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन है कि 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क जो है पर्सा का चांसलर बना। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बिस्मार्क जो है यह पर्सा का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जो है पर्सा का चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जो है पर्सा का चांसलर जो है 23 सितंबर 1862 को बना। एकदम इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर देना है, इसको VVI भी कर देना है और अंडरलाइन कर देना है। आपको जो है आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछेगा कि बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब बना? तो 23 सितंबर 1862 ईस्वी को जो है यह चांसलर बन गया था पर्सा का। उसके बाद है कि विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा। इंपॉर्टेंट है कि किसने बाजीगर कहा था? बिस्मार्क को किसने बाजीगर कहा था? तो इसका आंसर होगा कि विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। उसके बाद है कि ये जोल्बेराइन शुल्क संघ की स्थापना जो है 1834 ईस्वी में किया गया। 1834 ईस्वी में पर्सा के पहल पर, किसके पहल पर? तो पर्सा के पहल पर जो है संघ की स्थापना की गई। अब जो है जोल्बेराइन संघ क्या है इसके बारे में आप लोग थोड़ा जान लीजिए कि जोल्बेराइन संघ जो था यह एक शुल्क संघ था। व्यापारियों का क्या था? शुल्क संघ था। ये जोल्बेराइन संघ जो शुल्क संघ है, क्या है? जोल्बेराइन शुल्क संघ है। यह व्यापारियों का जो है मंडल था, समिति था, उसका यह शुल्क संघ था। और इसका स्थापना कब हुआ? तो 1834 ईस्वी में। 1834 ईस्वी में VVI कर देना है कि जोल्बेराइन संघ की स्थापना कब हुई? तो 1834 ईस्वी में हुई। उसके बाद है कि
23 अगस्त 1866 ईस्वी को प्राग एवं प्राग संधि हुई। कब हुई ये भी याद रखना है कि 23। तो जोलबेराइन संघ, तो जोलबेराइन संघ जो क्या था, जोलबेराइन संघ जो था वह व्यापारियों का संगठन का एक शुल्क संघ था, जिसमें कि लोग वहां पे जाके उसमें शुल्क जमा करते थे। जोलबेराइन संघ वो जो है शुल्क जमा किया जाता था। तो जोलबेराइन संघ जो है 1834 ईस्वी में, कब 1834 ईस्वी में जोलबेराइन संघ की स्थापना की गई। उसके बाद आगे आते हैं कि 23 अगस्त 1866 ईस्वी को, डेट सही याद रखना है कि 23 अगस्त 1866 ईस्वी को जो है प्राग संधि, ये जो है प्राग का संधि कब हुआ, तो 23 अगस्त 1866 ईस्वी को ध्यान देना है। और प्राग संधि के तहत जो है ऑस्ट्रेलिया जो है, कौन, ऑस्ट्रेलिया जो है जर्मन संघ में शामिल हुआ। देखिए यहाँ पर भी दो प्रश्न, यहाँ पर भी आपको हमने एक लाइन में दो प्रश्न तैयार किया है कि प्राग की संधि कब, तो 23 अगस्त 1866 ईस्वी को। उसके बाद तो इसमें क्या हुआ, प्राग की संधि में क्या हुआ, तो प्राग की संधि में जो है ऑस्ट्रेलिया जो है जर्मन संघ में शामिल हो गया। ऑस्ट्रेलिया जो है जर्मन संघ में क्या हो गया, शामिल हो गया। ठीक है। तो उसके बाद आता है कि फ्रांस एवं पर्सा के बीच, देखिए सीडान युद्ध आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट है सीडान युद्ध के बारे में। सीडान का युद्ध जो है किसके किसके बीच में हुआ, तो सर्वप्रथम किसके किसके बीच में हुआ, तो फ्रांस एवं पर्सा के बीच में हुआ। किसके बीच में, सीडान का युद्ध फ्रांस एवं पर्सा के बीच में हुआ। और यह कब हुआ, तो 1870 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1870 ईस्वी में जो है ये फ्रांस एवं पर्सा के बीच जो है सीडान का युद्ध हुआ था। और इसमें एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट हमने डाल दिया है कि सीडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई, तो फ्रांस की पराजय हुई, फ्रांस की पराजय हुई। एकदम ध्यान देना है यहाँ पे। सबसे प्रथम तो ध्यान देना है कि सीडान का युद्ध कब हुआ, तो 1870 में किसके किसके बीच हुआ, तो फ्रांस एवं पर्सा के बीच। और इसमें किसकी पराजय हुई, तो फ्रांस की पराजय हो गई। किसकी पराजय हो गई, फ्रांस की पराजय हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि 1866 ईस्वी में, देखिए इसे थोड़ा सा नीचे आते हैं कि 1866 ईस्वी में जो है ना ऑस्ट्रेलिया एवं पर्सा युद्ध हुआ था। ऑस्ट्रेलिया एवं पर्सा युद्ध, इसका दो नाम देता है, ऑस्ट्रेलिया एवं पर्सा युद्ध भी देगा और वहां पर जो है सेडोवा का युद्ध कर देगा। क्या कर देगा, या तो एग्जाम में आपको सेडोवा का युद्ध कर देगा। कौन युद्ध देगा, सेडोवा का युद्ध देगा, सेडोवा का युद्ध। और नहीं तो पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया एवं पर्सा का युद्ध 1866 में कब, ऑस्ट्रेलिया एवं पर्सा के बीच युद्ध कब हुआ था, तो 1866 ईस्वी में। कब, 1866 ईस्वी में जो है ना ऑस्ट्रेलिया एवं पर्सा का युद्ध हुआ था। या इसका दूसरा नाम दे देता है कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ, तो 1866 ईस्वी में हुआ। और इसमें भी किसकी पराजय हुई, तो ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई, ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई। अदम ध्यान देना है, पराजय तो याद रखना है, किसकी पराजय हुई, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई सेडोवा के युद्ध में, और सीडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई। ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि, किसकी संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है कब हुई, यही पूछता है, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लेना है। फ्रैंकफर्ट की संधि के बारे में वीवीआई कर लेना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो 10 मई। देखिए आपके बुक में हो सकता है, हमारे अंदाज से कि बुक में जो है हम लोग बुक में डेट नहीं दिया गया है, हमने आपको डेट सहित बताया है कि 10 मई 1871 ईस्वी को, 10 मई 1871 ईस्वी को जो है फ्रांस एवं पर्सा के बीच, किसके बीच, फ्रांस एवं पर्सा के बीच जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। कब हुई, 1871 ईस्वी में। और किसके किसके बीच, तो फ्रांस एवं पर्सा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। ठीक है। उसके बाद आते हैं सीडान के युद्ध। देखिए यही सीडान का युद्ध जो है, सीडान के युद्ध जो है ना, सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका, यानी कि यह सीडान का युद्ध जो 1870 ईस्वी में। ये सभी लाइन जो है आपके लिए हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनाया है, वीवीआई किया है, बोर्ड मोटे सभी प्रश्न को मैंने यहाँ पे लाया है। आपके पुस्तक से जो है एक्स्ट्रा मार्क्स करके लाया है हमने कि इससे आगे, इसके अलावा आपको
बिहार बोर्ड जो है, बीएसईबी जो है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं डाल सकती है। अगर इतना क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से देख लेना तो मेरा गारंटी है कि एक भी प्रश्न जो है बिहार बोर्ड इससे आगे नहीं पूछने वाला है, इसे पूछता ही नहीं है। तो हमने जर्मनी का एकीकरण के प्रमुख तथ्यों के बारे में, प्रमुख युद्धों के बारे में जाना। हमने पहले लाइन में ध्यान दिया था कि जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। तो अब थोड़ा सा चलते हैं बिस्मार्क की जीवनी पे। अब कहाँ पे चलते हैं, बिस्मार्क के जीवनी के बारे में थोड़ा पूछ लेते हैं, क्योंकि 5 नंबर के प्रश्न में बिस्मार्क के बारे में पूछता है कि जर्मनी की एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। तो आपको जो है ना उसके बारे में लिखना पड़ेगा, तब हम लोग बिस्मार्क के जीवनी के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो बिस्मार्क का योगदान पढ़ना क्या है, बिस्मार्क का योगदान। तो बिस्मार्क सबसे सर्वप्रथम तो बिस्मार्क का जन्म के बारे में पढ़ेंगे कि बिस्मार्क का जन्म जो है बेडेनबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेडेनबर्ग में हुआ था। और यह एक महान क्या था, यह एक महान जो है राजनीतिक था, यह एक महान राष्ट्रवादी एवं कूटनीतिक था। क्या था ये, बिस्मार्क का जन्म जो है ब्रैंडेनबर्ग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ब्रैंडेनबर्ग में हुआ था। और यह जो है बिस्मार्क जो था यह एक महान राष्ट्रवादी था, यह एक महान राष्ट्रवादी, और जितना यह राष्ट्रवादी था ना उतना ही यह एक कूटनीतिक था। क्या था, कूटनीतिक था। यह राजनीतियों में जो है बहुत दिलचस्पी रखता था, और यह जो है इतना कूटनीति करता था कि कूटनीति किसी को पता भी नहीं चले देता था और अपना कार्य निकाल लेता था। तो पूछता है कि बिस्मार्क क्या था, तो बिस्मार्क एक महान राष्ट्रवादी एवं कूटनीतिक था। बिस्मार्क जो है 1848 ईस्वी में, 1848 में जो है फ्रैंकफर्ट संसद में भाग लिया। तो पूछेगा कि फ्रैंकफर्ट संसद में कब भाग लिया बिस्मार्क, तो 1848 ईस्वी में जो है उसने फ्रैंकफर्ट के संसद में भाग लिया। अब होगा कि बिस्मार्क जो है 1862 ईस्वी में पर्सा का प्रधानमंत्री बना। बिस्मार्क पर्सा का प्रधानमंत्री कब बना, तो 1862 ईस्वी में जो है बिस्मार्क पर्सा का प्रधानमंत्री बन गया। उसके बाद है कि लौह एवं रक्त की नीति। देखिए लौह एवं रक्त की नीति, ये सभी जो है, यह जो है ये और ये जो है, यह जो है दोनों प्रश्न जो है बार बार पूछता है। क्या पूछता है, यह तीनों प्रश्न जो है बार बार पूछता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि बिस्मार्क जो है फ्रैंकफर्ट संसद में कब भाग लिया, तो 1848 में। उसका पूछेगा कि बिस्मार्क जो है पर्सा का प्रधानमंत्री कब बना, बिस्मार्क जो है पर्सा का प्रधानमंत्री कब बना, तो 1862 ईस्वी में। और आगे पूछता है, यह प्रश्न सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके प्रश्न में रहेगा, आपके प्रश्न पेपर में कोई प्रश्न हो सकता है कि लौह एवं रक्त क्या नीति किसने अपनाई थी, किसने अपनाई थी, तो बिस्मार्क ने। यानी कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई, बिस्मार्क ने। देखिए बिस्मार्क का कहना था, बिस्मार्क का क्या कहना था कि हम जो है किसी आदर्शवाद से जो है हम जो है ये एकीकरण नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसने कहा, और ये बहुत सारे बातों में विश्वास करता था, लेकिन इसका सबसे ज्यादा विश्वासी जो था एवं यह युद्धों में विश्वास करता था, यह भी रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया। पर्सा के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़ा। यह भी पूछता है कि पर्सा के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े, तो बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़े, 3 युद्ध लड़े। वहां पे आपके ऑप्शन में 3 युद्ध रहेगा, मार देना है, ऑप्शन वहां पे लगा के चले आना है कि पर्सा के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े, तो 3 युद्ध लड़े। तो हम युद्ध के नाम लिख दिए हैं, कौन कौन से युद्ध है हम लोगों ने पढ़ा है कि डेनमार्क युद्ध, ये जो है 1864 में हुआ था, पहला युद्ध उसने लड़ा डेनमार्क का युद्ध। उसके बाद द्वितीय युद्ध जो है, उसका दूसरा युद्ध जो है पर्सा और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है युद्ध हुआ था। ये सब के बारे में हमने पहले पढ़ चुका है। इसका तीसरा युद्ध जो था, यह युद्ध था फ्रांस के साथ। इसका तीसरा युद्ध जो है फ्रांस के साथ, यानी कि एक ही पर्सा के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़ा, और तीनों जो है पहला डेनमार्क का युद्ध, उसके बाद पर्सा और ऑस्ट्रेलिया युद्ध, और उसके बाद फ्रांस के साथ युद्ध। तो
अब जो है यह यूरोप में राष्ट्रवाद का जो आप संपूर्ण क्लास जो है ये जर्मनी के एकीकरण के साथ समाप्त हो जाता है। हम विद्यार्थियों से यह आशा करते हैं कि जितने भी प्रश्न बताए गए हैं उसे जो है एक बार अवश्य देखें और इसका जो है लाभ उठाएं, क्योंकि यह सभी प्रश्न जो है वीवीआई प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमने वही प्रश्न को लाके जो है यहाँ पे रखा है जो कि आपके लिए, विद्यार्थियों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आगे का क्लास जो है, आगे का चैप्टर जो है हम लोग भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। अब हम लोगों के पास समय बहुत कम है, इसलिए हम लोग वैसे वैसे चैप्टरों पर ध्यान देंगे जहां से कि अधिक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे का चैप्टर जो होगा वह भारत में राष्ट्रवाद होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।